हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। यस बेटा, क्या कह रहे हो? बोलो अभी जी। कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, मैं कह रहा था सर, एनसीईआरटी को कितनी बार रिवाइज करने की जरूरत है एक चैप्टर को? देखो, अगर आप एनसीईआरटी करने के बाद मेंस के लेवल के क्वेश्चन कर लेते हो और एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर लेते हो, तो उसके बाद एनसीईआरटी करने की जगह पर आप एक ही बार कीजिए। मेंस और एडवांस को दोबारा फिर से रिवाइज करना पड़ेगा और तीसरी बार आंखों के आगे से निकालना पड़ेगा। कम से कम 3 बार मेंस और एडवांस को होना चाहिए। समझ गए? एनसीईआरटी का लेसन एक ही बार करो, फिर मेंस एडवांस उठाओगे तो एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है ना? अगर मेंस एडवांस कर रहे हो तो, अगर मेंस एडवांस नहीं कर रहे तो भाई फिर एनसीईआरटी तो भारी लगेगी फिर उसको 3 बार करो। तब आपको मेंस एडवांस तो कर रहा हूँ, फिंगर टिप्स पे हो जाएगी एनसीईआरटी, अगर उसको 3 बार कर लेते हो, है ना? और बेस्ट तरीका नहीं ये सर, मेंस एडवांस के क्वेश्चन भी ना थोड़े मतलब जो होते हैं वो थोड़े सीरीज के होते, पता लगता है कि जैसे उनमें निकालना क्या, तो कर करके आदत हो जाती है। अब एनसीईआरटी में मतलब दूसरी बार कर रहा हूँ, वो एकदम लेकिन से तब भी पता मेरे है, को एनसीईआरटी एकदम से सीक्वेंस बदल देती है। आप मान लो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्वेश्चन निकाल रहे हो, उसके बाद में अचानक से एनसीईआरटी अचानक से हो सकता है किसी और चीज पे, डी ब्रोगली रिलेशन पे क्वेश्चन दे देगी। हेजनबर्ग वाले हाँ कंटिन्यू ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। तो वो इसीलिए, अगर ऐसे माइंड स्वाइप होता है ना, बार बार माइंड चेंज होता है, बार बार सोचने की प्रोबेबिलिटी, तो उनको माइंड इकट्ठा रखने की कोशिश करता है, फिर सारी चीजों को एक साथ अप्लाई करने की कोशिश करता है। यही एबिलिटी होती है। हम एक काम करते हैं तो एक काम करते हैं, ध्यान सिर्फ एक काम में परफेक्ट हो जाता है, लेकिन दूसरा काम स्टार्ट करते हैं तो उसकी कुछ चीजें भूल जाते हैं। जब सारी चीजें एक साथ इकट्ठा आपको मैनेज करनी हो तो फिर आपका माइंड ना बहुत अच्छे से शार्पली काम करता है। यही तो प्रैक्टिस है ना? चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। तो भाई बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक से हम स्टार्ट करने वाले। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, कार्बन कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट कहां से होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीधी डेफिनेशन बताता हूं। कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन and their derivative, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव जो हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन सीधी सीधी यही है। यस, क्लियर है भाई? ये लाइन सबको समझ में आ गई? हाइड्रोकार्बन अब क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने कंपाउंड। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है, ये 4 हाइड्रोजन अपने साथ जोड़ सकता है। और यही वजह है कि कार्बन 4 हाइड्रोजन ही नहीं जोड़ सकता, यहाँ 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, बल्कि उसकी बजाय हाइड्रोजन की जगह यहाँ कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना के लंबी चेन बना सकता है। इसको बोलते हैं कैटेनेशन। आगे पढ़ेंगे इसको। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 अलग अलग तरह के एटम मॉलिक्यूल जोड़ सकता है, लंबी लंबी चेन बना सकता है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से पढ़ा जाता है। और उसमें हाइड्रोजन और कार्बन तो दोनों के दोनों सगे भाई बहन है, या सगे भाई कह लो या सगी बहनें कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। वो एकदम सगे हैं, मतलब उनका बॉन्ड तो पक्का मिलेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बिना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम ही नहीं है। ये तो पक्का मिलेंगे, ये लॉट्स ऑफ अमाउंट में मिलेंगे। उसके अलावा कुछ और मॉलिक्यूल एटम हो सकते हैं, लाइक देखो हाइड्रोजन तो पक्का मिलेगा, इन्होंने हाइड्रोजन ऐसे दे रहा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये फॉस्फोरस, ये वाले एटम, और हेलोजन, ये वाले एटम भी हो सकते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन की स्टडी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देयर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब उनसे मिलकर बनने वाली दूसरी चीजें, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस, क्लियर है सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन? यस सर। है ना? तो इसीलिए कार्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई। उसके डेरिवेटिव सीधा वर्ड्स में लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हिस्ट्री, कौन सा कंपाउंड पहले क्या बना था, कैसे बना था। तो देखो भाई, पहले माना जाता था कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो सिर्फ भगवान बना सकता है। सबसे पहले वाइटल थ्योरी आई थी कि भगवान ही बनाता है, जो हमारे प्लांट्स में, पेड़ों में, एनिमल्स में, हम लोगों में, हमने जो भी कंपाउंड्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हमारे बस का काम नहीं है, सिर्फ भगवान ही उनको बना सकता है। इस सबसे शुरू में आया था, है ना? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, और जो नॉन लिविंग मैटर से मिलकर बनते हैं वो इनऑर्गेनिक हो गए। सीधा सीधा ऐसा माना जाता है। इन्होंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की डेफिनेशन दे रखी है।
ठीक है। फर्दर देखिए, बर्जीलियस वाज द पर्सन, बर्जीलियस, उसने इस थ्योरी को तोड़ दिया था। उसने सोचा था कि इसको लैब में बना सकते हैं, ठीक है। उसने पहले वर प्रोड्यूस फ्रॉम द एलिमेंट बाय लॉ डिफरेंट फ्रॉम द गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लॉ के अलावा इसने कुछ ऐसा करके और मॉलिक्यूल बनाया था। तो बर्जीलियस पहला इंसान था जिसने इस लॉ को तोड़ दिया, है ना। देखिए बर्जीलियस ने क्या किया था भाई, वुलर कन्वर्टेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम, तो वुलर ने, सॉरी, बर्जीलियस ने मतलब ऐसा अंदाजा लगाया था, और वुलर ने फिर क्या किया था, उसने कन्वर्ट कर दिया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक में। देखिए क्या हुआ, उसने लिया अमोनियम साइनेट, ठीक है, अमोनियम साइनेट को हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और उसने बनाया यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला ये होता है, ये जस्ट हिस्टोरिकल पार्ट चल रहा है, ठीक है, बट आपको ये याद रखना है कि किसने क्या दिया था, ठीक है। NH3 नहीं है, सॉरी, ये NH2 आएगा, NH2, ठीक है। तो देखो भाई, ये है यूरिया का फॉर्मूला। यूरिया क्या होता है, हमारे यूरिन के अंदर यूरिया भी पाया जाता है, और वैसे खाद जो डालते हैं खेतों के अंदर, जो मैन्यूर डालते हैं, वो भी यूरिया वन ऑफ द फैक्टर होता है, ये सबको पता होगा, है ना। तो यूरिया क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये ऐसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है, तो इसको तो भगवान बना सकता है, ऐसा माना जाता था, है ना। लेकिन उसके बाद में वुलर ने पहला ये मॉलिक्यूल बनाया, और इसके बाद में वो मिथ टूट गया कि भाई इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक चीजें बनाई जा सकती हैं, लैब में बनाई जा सकती हैं। आज तो हमने डीएनए भी बना लिया है, याद रख लेना, ठीक है। डीएनए मतलब कंप्लीटली डीएनए नहीं बनाया, एक छोटी सी यूनिट डीएनए की बना दी, और उस वो वर्क की, उसको सेल में डाल दिया, और उस सेल का ओरिजिनल डीएनए निकाल दिया बाहर, और वो सेल जिंदा रही। समझ सकते हैं आप लोग, मतलब उसने सारे काम किए लगभग सारे, कुछ डेफिशिएंसीज, कुछ कमियां तो थी उसमें क्योंकि वो पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं था, लेकिन वो सेल जिंदा रही, अच्छी बात ये है। तो अगर हम डीएनए बना सकते हैं तो फिर ये तो छोटी मोटी चीजें हो गई आज। तो यानी तब पता लगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, बस हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। तो भगवान ही सिर्फ ऑर्गेनिक चीजों को बनाता है, ऐसा नहीं है। तो भाई ये था NH4CNO, और ये एसीटोन जो होता है, ये फर्स्ट ये जो होता है यूरिया जो होता है, इसका फॉर्मूला कुछ कुछ एसीटोन के जैसा है, CH3, ये कंपाउंड होता है CH3, और इसका नाम है एसीटोन। कोई जानता है एसीटोन क्या होता है? सर जो नेल पेंट्स रिमूव करने में यूज होता है। हाँ, नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन होता है भाई, नेल पॉलिश रिमूवर। हमारी सिस्टर्स घरों में, मम्मी, ये सब क्या है, जब नेल पॉलिश लगाती हैं तो अगर इनको कलर चेंज करना हो नेल पॉलिश का, या नेल पॉलिश थोड़ी बहुत उतर जाए तो वो गंदी लगने लग जाती है। पूरी लगी हुई है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत उतर जाती है वो किसी चीज से, रगड़ खाने से, ठीक है, बर्तन वगैरह मांजती हैं लेडीज तो उससे भी वो उतर जाती है, तो उससे वो आधी उतरी हुई बहुत गंदी लगती है। अब उसके ऊपर दोबारा से कलर करें तो वो पपड़ी के ऊपर पपड़ी लेयर जम जाती है, तो वो बहुत और भी खराब लगेगी। तो इसलिए पहले उसको साफ करना जरूरी होता है, तो एसीटोन से उसे साफ किया जाता है। बर्निंग, बहुत जल्दी आग पकड़ता है ये, ठीक है, तो कंबशन हो जाता है इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इसलिए इसके सामने माचिस नहीं जलानी चाहिए, ये ध्यान रख लेना, है ना। और इसका फॉर्मूला और यूरिया का फॉर्मूला एक जैसा सा है, देखो ध्यान से, बस N नाइट्रोजन लगा रखा है कार्बन की जगह। तो अगर आप वहां कार्बन लगाते हैं तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, फोर्थ वैलेंसी कार्बन की कार्बन से है, ये देखिए जरा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, चौथी वैलेंसी ये रही, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, फोर्थ वैलेंसी ये रही। अब इस कार्बन का क्या, इसकी एक इधर से, एक इधर से, और 2 ऑक्सीजन के साथ से, हो गई टोटल 4। तो इसकी भी 4 पूरी है, इसकी भी 4 पूरी है, इसकी भी 4 पूरी है, इस तरह से सभी कार्बन की वैलेंसी 4 है। यहाँ इस कार्बन की तो 4 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, एक कार्बन साथ जोड़ दिया, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, एक कार्बन के साथ जोड़ दिया, तो इस तरह से नाइट्रोजन की वैलेंसी भी पूरी है। तो सिर्फ नाइट्रोजन और कार्बन का हेरफेर करना है, नंबर ऑफ वैलेंसी को बराबर करना, आपके पास में यूरिया और एसीटोन का फॉर्मूला सामने आ जाएगा। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। है ना। तो ये होता है भाई, ये पहला वुलर ने बनाया था, यूरिया बनाया था, ठीक है, अमोनियम साइनेट से बनाया था, और इसके बाद में लोगों का विचार बदल गया था कि ऑर्गेनिक चीजों को लैब में बनाया जा सकता है। उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ भाई, ये फ्रेंडलिक वुलर, ये देखो, ये यूरिया का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ठीक है, वही स्लाइड है, कुछ फर्क नहीं है। यूरिया जर्मन था, ठीक है, 1828 में उसने ऐसा किया था, 1845 में एसिटिक एसिड बना, 1856 में ब्रेथलोट ने मीथेन भी बनाया, ठीक है, मतलब इतना टाइम लग गया। कहाँ 1828, फिर 45, फिर 56, सोचो जरा, है ना कमाल। मतलब
पता तो लग गया कि बना सकते हैं, लेकिन बना कैसे सकते हैं, किसी को बनाना तो आता नहीं है। बट उन्हें यकीन हो गया कि भगवान ने ये चीजें नहीं मतलब भगवान ने जो भी चीजें ऑर्गेनिक बनाई है इसको इंसान भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखिए भी वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी। हाँ बेटा, सर पीछे पीछे कर दो, पीछे 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 लिखना था। पीछे ये लो। हाँ रुको एक बार लिख लेने दो। सर इनका नाम क्या है साइंटिस्ट का? फ्रेडरिच फ्रेडरिच वुलर। वुलर अकेला याद रख सकते हो। ठीक। फ्राइड रिच है एक्चुअल में इसका नाम, फ्राइड रिच। बस बोलने में कुछ भी आता है, प्रोनाउंसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्पेलिंग मस्ट बी राइट, बस सीधी सी बात है। अच्छा सबसे पहले इन्होंने मतलब इन्होंने यूरिया का स्ट्रक्चर बना के हमें दिया था। स्ट्रक्चर नहीं बनाया इन्होंने, लैब में यूरिया बना दिया। इन्होंने अच्छा, अमोनियम मतलब साइनेट को गर्म किया, उससे यूरिया बन गया। अब यूरिया बन गया, अब साइंटिस्ट तो ये मानते थे कि जो चीज ऑर्गेनिक है वो लैब में बन ही नहीं सकती, उसको तो सिर्फ भगवान बनाता है अच्छा ना। तो ये फॉल्स प्रूफ करने के लिए। हाँ, प्रूफ करने के लिए नहीं, इससे गलती से बन गया ऐसा नहीं कि कोई ट्राइयां कर रहा था, ये गलती से बन गया और इसके बाद लोगों का मिथ दूर हो गया कि भाई नहीं ये चीजें हम बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे ना। देखा जाए सर फिजिक्स साइंस में ना ज्यादातर चीजें गलती से ही मिली है हमें। बहुत सारी चीजें, ज्यादातर नहीं, बहुत सारी चीजें गलती से मिली है, बहुत सारी चीजें चोरी की गई हैं, ठीक है। कुछ इधर उधर की बुक से लोगों ने चोरी करके अपने नाम पर लिखवा ली हैं। बहुत सारी रिसर्चेस भी आज के टाइम में, एक सिंपल चीज बताता हूँ, जितनी रिसर्च होती है उसमें 85% रिसर्चेस जो होती हैं वो मैनिपुलेटेड होती हैं, गलत लेवल की। 85% सोच सकते हो आप, मतलब वो सही नहीं होती हैं, सिर्फ 15% रिसर्च सही होती हैं। और ये रिसर्च, ये भी एक रिसर्च है कि रिसर्चेस गलत होती हैं ज्यादातर। आगे देखिए वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने बोला ऑर्गेनिक कार्बन बहुत सारी लंबी चेनें बनाता है, वैलेंसी 4 है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल, अनलिमिटेड मॉलिक्यूल बना सकता है, अनलिमिटेड लंबी कार्बन की चेन, उसके अंदर कुछ भी जोड़ दो, हाइड्रोजन को हटाओ, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे जोड़ दो, बीच में जोड़ दो, आगे पीछे, उससे सारी प्रॉपर्टी बदल जाएगी मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी बदल गई मतलब क्या, समझ रहे हो इसका मतलब? मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी बदल जाएगी तो मॉलिक्यूल अलग हो गया भाई। जब मॉलिक्यूल अलग हो गया तो कितने अलग मॉलिक्यूल बना सकते हो? अनलिमिटेड कार्बन की चेन में किसी भी पोजीशन पे कोई भी एक एटम को चेंज कर दो तो सारी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं उसकी। तो इस वजह से अनलिमिटेड मॉलिक्यूल बनाए जा सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हाइड्रोकार्बन को छोड़कर, हाइड्रोजन और कार्बन और उसके कंपाउंड को छोड़ दो, बाकी की जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके सबसे मिलकर बनने वाले जितने भी कंपाउंड है वो सब एक साइड, अगर उनको एक साइड रखते हो वो, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कंपाउंड एक साइड रख लो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाकी सब कंपाउंड्स के कंपैरिजन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1% भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1% पार्ट भी नहीं है बाकी के सारे एलिमेंट, इतने मॉलिक्यूल नहीं बना सकते हो, 1% भी नहीं बना सकते। सोचो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी बड़ी है, समझ गए सभी? यस सर। हाँ, इसकी भव्यता की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अनलिमिटेड मॉलिक्यूल बनाती है, अनलिमिटेड। तो भाई क्या कुछ होता है, तो देखो ऑर्गेनिक में पहली बार डीएनए, आरएनए, ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक होते हैं। एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन से ही एंजाइम बनता है, ठीक है। जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में, वो एंजाइम का काम करते हैं हमारी बॉडी में, प्रोटीन्स। हालांकि ये दोनों एंजाइम्स ही हैं, एंजाइम्स, प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट जो चीनी शुगर वगैरह खाते हैं सब ऑर्गेनिक है। मेडिसिन सारी ऑर्गेनिक होती है। रबड़ ऑर्गेनिक होता है, रबड़ जिसके टायर बनते हैं, गाड़ियों के टायर, उसमें सल्फर मिला देते हैं, इसलिए वजह से वो ब्लैक हो जाता है, वरना रबड़ का कलर व्हाइट होता है। प्लास्टिक ऑर्गेनिक की देन है, पेट्रोल भी ऑर्गेनिक से ही मिलकर बना। पेस्टिसाइड, पोल्यूटेंट्स, केमिकल वारफेयर, डाइज। वारफेयर मतलब जो केमिकल्स हम युद्ध में यूज करते हैं। आजकल तो केमिकल वार चलने लग गया ना। तो आपको एक चीज बताता हूँ, क्लोरीन गैस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एज ए वेपन यूज किया गया था। क्लोरीन गैस को, क्लोरीन गैस पॉइजनस होती है, जैसे उसको छोड़ दो, ठीक है, किसी सिलेंडर में भर के और दुश्मन के अड्डे पर छोड़ दो और वहां सिलेंडर फट जाएगा, फटते ही क्लोरीन निकलेगी, जो सूंघेगा गला बैठ जाएगा, दम घुट जाएगा, वहीं पर डेड। क्लियर है? यस सर। है ना। अब क्लोरीन गैस का एक और यूज होता है, पता है आपको? जो आपके वाटर वर्क्स हैं, वाटर वर्क्स देखे हैं? वाटर वर्क्स के अंदर क्या होता है? पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। क्लोरीन के जो आपके नहर से पानी आता है, नदियों से पानी आता है, उसको वाटर वर्क्स के अंदर कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसके अंदर बड़े बड़े कुएं होते हैं, उन कुओं के अंदर क्लोरीन गैस का सिलेंडर को छोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा
लाइट उसमें करके, उसमें क्लोरीन गैस का सिलेंडर भी होता है, उसमें जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं वो सब के सब क्लोरीन को सूंघ के मर जाते हैं, सब के सब, ठीक है, और फिर वो हमारे घरों में जाता है। लेकिन अगर ज्यादा क्लोरीन हो तो हमारा गला पकड़ लेती है वो, यानी थोड़े सा अमाउंट भी ज्यादा कर दो क्लोरीन का एक लिमिट से तो हमारा गला पकड़ लेती है, हमें भी गले में प्रॉब्लम आने लग जाती है। जहर है वो प्योर, थोड़ा सा मिनिमल सा अमाउंट भी अगर हो वो भी हमसे टॉलरेट नहीं होता, क्योंकि पानी में वो बहुत कम लेवल में घुलती है, ज्यादा नहीं घुलती पानी में, निकल जाती है बाहर वो अपने आप। लेकिन जितनी भी वो घुलती है, अगर वो उस अमाउंट का पूरा 100% घुली हुई है ना, तो हमें वो मार सकती है। मतलब पानी में क्या गैस घुलेगी, ना के बराबर, और वो फिर भी हमें मार सकती है, सोच लो। तो उसको बहुत तरीके से छोड़ा जाता है। तो ये सारी चीजें केमिकल वारफेयर में बहुत सारे और भी केमिकल आ गए हैं, आपने ये भी सुना होगा, कोरोना भी है कुछ इसी तरह का था, है ना। अब आगे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैनी एरियाज रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, पेट्रोल में, पॉलीमर में, जेनेटिकल इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर में, फार्माकोलॉजी में, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर, ये सारे के सारे जो भी ऑर्गेनिक चीजें मिलकर बनती हैं, प्लास्टिक है, कपड़े हैं, ये सब ऑर्गेनिक होते हैं। तो इन सब में क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल है, सब में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेयर इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज्ड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कहाँ यूज होती है, बताया कोई मुझे? सर पेस्टिसाइड्स में, फर्टिलाइजर्स में। यस, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इन सब के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज होती है भाई एग्रीकल्चर में। तो देखिए कहाँ कहाँ, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, हर्बिसाइड क्या होता है, जो साइड होता है ना जिसके पीछे CID लगा होता है, इसका मतलब मारने वाला, हर्ब्स को मारने वाला, जो छोटे छोटे झाड़ियां हो जाती हैं खेत में उनको मारने के लिए हर्बिसाइड यूज होते हैं। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स, छोटे छोटे झिंगुर होते हैं, छोटे छोटे एनिमल से होते हैं ना, उड़ते रहते हैं वो, उनको मारने के लिए, क्योंकि वो फसल खाते हैं। फंगीसाइड, फंगस लग जाती है, हमारी फसल को फंगस खाने लग जाती है, फसल को फंगस खाएगी तो हम क्या खाएंगे, इसलिए फंगीसाइड भी यूज होते हैं। तो जितना साइड लगा हुआ है ये सब के सब खतरनाक है। और जो फर्टिलाइजर है ये फसलों को फायदा पहुंचाता है, और ये साइड वाले तो मारते हैं, किसे मारते हैं, पेस्ट को मारते हैं, हर्ब्स को मारते हैं, इंसेक्ट्स को मारते हैं, फंगस को मारते हैं। क्लियर है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब देखो भाई, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होगा, एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है, हाइड्रोजन भी होता है, ये दोनों तो पक्का मिलेंगे। इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये भी हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। यस, क्लियर है? अब देखो ये सारे जनरल चल रहा है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद वो एक याद रखना कि यूरिया का फॉर्मूला वाला, ठीक है, बाकी ये याद रखने लायक नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो देखिए जो याद रखने के लायक आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हाइड्रोकार्बन्स, इनको हाइड्रोजन और कार्बन बोलते हैं। ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाता है भाई, ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड बनाता है, ये वाला पेज आप याद रख सकते हो। नाइट्रोजन के साथ अमीनो एसिड, प्रोटीन और DNA RNA, ये भी यही बनाता है। सल्फर अगर हो तो मोर अमीनो एसिड और प्रोटीन, प्रोटीन और अमीनो एसिड और DNA वगैरह में सल्फर भी हो सकता है। फोस्फोरस भी आ जाए तो न्यूक्लिक एसिड, DNA RNA, फोस्फोरस भी आ जाए तो नाइट्रोजन तो होता ही होता है उसमें, ठीक है। आगे तो ये सारे के सारे, इसके अलावा सिंगल एटम आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम भी होते हैं कुछ प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हल्का फुल्का एग्जांपल्स हैं, बस कुछ खास स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है इसमें। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भाई, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, देखो भाई, बॉन्डिंग विद मॉलिक्यूल, यूजुअली कोवेलेंट, याद रखना, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट माना जाता है, होता भी है वो प्योरली कोवेलेंट। फोर्सेस कौन सी होती हैं, कोवेलेंट है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं, क्यों, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, आपस में चार्ज तो होता नहीं उनके ऊपर, स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव, तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्मल फिजिकल स्टेट क्या होती है, अगर छोटा मॉलिक्यूल है तो गैस होगा, बड़ा हो गया तो लिक्विड हो गया, और बड़ा हो गया तो सॉलिड हो सकता है, ठीक है। जैसे हम हैं, हम ऑर्गेनिक से मिलकर बने, हम सॉलिड है ना। लिक्विड्स लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी है, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला। फ्लेमेबिलिटी क्या है, ऑफन फ्लेमेबल, जनरली इनमें आग लग जाती है। कार्बन की कोई भी चेन होगी ना उसमें आग बहुत जल्दी लगती है, चीनी कार्बन की मिलकर बनी है, चीनी में आग लगा दो बड़े आराम से चलेगी। घी में आग लग जाती है, हम कहते हैं ना आग में घी डालना, मतलब घी में आग लगती है, याद रख लेना, बड़े आराम से लगती है। हालांकि आप लोगों ने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा ना, घी को आग लगा के देखें, घी का दिया जलाते हैं कुछ लोग, तो घी में आग लगती है, दिए से घी जलता है ना। सोल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में सोल्यूबल नहीं होते, और कंपाउंड अगर कोवेलेंट है तो पानी में सोल्यूबल नहीं होगा,
आयनिक वाला आयनिक में होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है उसकी दोस्ती उसी से होती है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। कंडक्टिविटी, नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, आयनिक करते हैं, कोवेलेंट कभी नहीं करते, है ना। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्लो एंड कॉम्प्लेक्स, स्लो होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। ये पेज भी जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन के लिए, नथिंग स्पेशल, ठीक है। आगे देखिए भाई, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, मतलब आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं बेटा, इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना, बस जनरल है ताकि आप इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुस सको, है ना। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसी होती है, तो देखो भाई कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, 4 वैलेंसी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कार्बन 4 वैलेंसी की वजह से वैरायटी ऑफ कंपाउंड बनाता है, बहुत सारे लार्ज कंपाउंड बनाता है, 4 वैलेंसी इसलिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपको पता ही है, 1s2 2s2 और 2p2 होती है किसकी, कार्बन की। यस, क्लियर है सबको। यस सर। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, टेट्रावैलेंसी इसका मतलब ये आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बस, है ना। गैस की कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए वैलेंसी 4 है, इसलिए इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा वो, 4 होने की वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, यही बात बार बार लिख रखी है। तो देखो भाई सर एक बार पीछे कर दो सर, वो लिखना था, लिखना है क्या ये, इसके पीछे वाला, हाँ नहीं ये नहीं नहीं नहीं, हाँ ये वाला, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ वैलेंसी बता रही है 4 और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं सर 3-4 कॉन्फ़िगरेशन, लाइन, नहीं सर चलो 3-4 लाइन लिखनी पड़ती है ना, वरना मम्मी ने आपका नंबर अब सेव कर लिया तो वो पूछ लेती है। सही है। हाँ, मेरी आपके मम्मी और आपके पापा दोनों से बात हुई थी। आप थे उस दिन? नहीं मैं नहीं था। आप नहीं थे, अच्छा पीछे से फोन किया। सही है। सामने फोन, मेरे सामने मैं आप लोगों को फोन करने नहीं देता हूँ ना। क्या बात है, मुझे लगा आप साथ में थे। 2 बार फोन किया था आपकी मम्मी ने, और सेकंड टाइम तो आपके पापा से भी बात हुई थी, पूछ रहे थे कैसा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है ना। और आपके टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया था, उसके लिए पूछ रहे थे, हमने कहा मैं कब वो आ जाएगा, मत चिंता कीजिए। नहीं वैसे आपने तारीफ ही करी होगी, क्योंकि अगर कुछ और बोला होता आपने होता तो घर में कोर्ट मार्शल हो गया होता मेरा। ऐसा क्या? तो लिख लिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। तो देखिए भाई, अब आगे आती है बात फॉस्फोरस एंड सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे रही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों अच्छे होते हैं कार्बन के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रखी है, हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का मिलकर एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, इस तरह से CH4 का मॉलिक्यूल बन सकता है, ठीक है। और ये CH4 दिखाते ऐसा है, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है, ये हम बात कर चुके हैं 4th लेसन में, है ना। क्लियर है सबको? यस सर। हाइब्रिडाइजेशन इन सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हाइब्रिडाइजेशन देखो भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा 4 वैलेंसी के साथ में, sp2 भी कर सकता है, sp भी कर सकता है। कैसे? टोटल सिग्मा बॉन्ड। भाई हाइब्रिडाइजेशन का एक सीधा रूल बता देता हूं, वैसे तो आप 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर हमने बहुत अच्छे से की थी हाइब्रिडाइजेशन 4th लेसन में, लेकिन यहाँ पर उस डिटेल में नहीं जाएंगे, और वो डिटेल यहाँ पर यूज कर सकते हो बट लंबी पड़ेगी, लेंथी पड़ेगी, माइंड में होनी चाहिए वो, बट उसका एक शॉर्टकट है, सीधा बताता हूँ आपको क्या करना है। हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर आपको चेक करने हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे चेक करते हैं भाई, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इन दोनों का जो टोटल सम होता है यही होता है क्या, स्टेरिक नंबर। याद है स्टेरिक नंबर? यस सर। यस सर। स्टेरिक नंबर, और जितना स्टेरिक नंबर होगा उसी के हिसाब से दो, कम से कम 2 स्टेरिक नंबर जरूर मिलेगा, क्योंकि अकेले ऑर्बिटल से हाइब्रिडेशन नहीं होती। 2 मिल रहा है, अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो इसका मतलब sp, अगर 3 है तो तो sp2। sp2, देखो टोटल 2 ऑर्बिटल, टोटल 3 ऑर्बिटल, अगर 4 है तो sp3, ठीक है। 3 p के 1 s का टोटल 4। तो इस तरह से स्टेरिक नंबर से हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो देखते हैं भाई, यहाँ पर देखो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, ये वाला कार्बन उठाते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। यस, यस 4 सर। है स्टेरिक नंबर 4 है। 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, क्या हो गया, sp3। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन, इसकी भी sp3, क्योंकि इसके भी टोटल 4 बॉन्ड बन रहे हैं, देखो 3 हाइड्रोजन के साथ हैं, 1 इस कार्बन, तो ये बीच वाला बॉन्ड दोनों कार्बन के साथ है, तो दोनों में काउंट होगा। हाँ भाई, क्लियर है बेटा ये बात? यस सर। देखते हैं, देखो यहाँ पर इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो देखो सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो सिर्फ 3 हैं। क्यों?
ये सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई मिलेगा, तो मतलब एक ही सिग्मा हुआ इधर, तो टोटल तीन हुए, तो sp2 हाइब्रिडेशन। सेम इस कार्बन के साथ भी वही होगा, सिग्मा बॉन्ड इसके भी 3 ही है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। लोन पेयर कोई है नहीं इसके पास, तो लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, वरना सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है, याद रख लेना। ठीक है, तो भाई पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन में हो तो ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, तो एक सिग्मा और 2 पाई मिलेंगे ट्रिपल में, तो सिग्मा एक तो इधर हो गया इस कार्बन का, दूसरा हाइड्रोजन के साथ हो गया, तो सिर्फ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसके साथ भी वही है, sp हाइब्रिडेशन। यस, क्लियर है बेटा? हाइब्रिडेशन कैसे चेक करते हैं, Yes, sir. है ना? sp sp2 sp3 तीनों हाइब्रिडेशन। ट्रिपल बॉन्ड है तो sp दिखाएगा, डबल बॉन्ड है तो sp2, और सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन के तो sp3 दिखाता है। सीधा तरीका है। लोन पेयर भी काउंट होते हैं, उसको भूल मत जाना। कार्बन के केस में लोन पेयर नहीं है, लेकिन बाकी केसेस में लोन पेयर आते हैं, तो कहीं वो वाला मेथड यहाँ अप्लाई करोगे ये वाला किसी दूसरे मॉलिक्यूल में, तो लोन पेयर बच्चे जनरली मिस कर जाते हैं। डोंट मिस द लोन पेयर्स, ठीक है ना? तो हमेशा फॉर्मूले को याद रखना, ये स्टेरिक नंबर के बराबर होता है, इसी से हाइब्रिडेशन निकलती है। तो क्वेश्चन अभी फॉर्मूला आओ इतने सारे हैं क्या बेटा? सर, फॉर्मूला इतने सारे हैं, कितने फॉर्मूला ही याद करें? हर चैप्टर में 15 से 20 फॉर्मूला है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कोई इलाज नहीं। प्रैक्टिस से सब हो सकता है, याद रखना। क्लास में 50 बच्चे होते हैं, पहले दिन 50 बच्चों के नाम नहीं याद होते जब पढ़ते हैं आप लोग क्लास में लाइव, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद 50 बच्चों के नाम याद हो जाते हैं आपको 2-3 महीने में। प्रैक्टिस, रोज फेस देखते हैं ना ये, तो वैसे ही रोज शक्ल देखो, पढ़ाई की याद हो जाएगा। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, कितने हैं सिग्मा पाई, तो ये बताओ तो भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो ट्रिपल बॉन्ड में, अब सिर्फ इस हाइड्रोजन को मत भूल जाना, तो क्या करें, इसके फॉर्मूले को थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? कुछ ऐसे, ये देखिए, क्लियर है? ऐसे लिखेंगे, हर एक के साथ 4 बॉन्ड पूरे करने। इस CH को, H को नीचे दिखा रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड ऐसे, फिर ये CH, सिग्मा बॉन्ड 10 और पाई बॉन्ड 3 आएगा। हाँ बेटा देखते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, ये एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, 2 3 4 5 6 7, और ये 3 हाइड्रोजन्स। अब ये 3 हाइड्रोजन्स को भी मुझे अलग दिखाना पड़ेगा, 7 और 3 10। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए इसमें 10, क्लियर है? और पाई बॉन्ड कितने हैं? डबल बॉन्ड में 2 हैं, डबल बॉन्ड में 1 है सॉरी, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 हैं, क्योंकि एक तो सिग्मा होता है, तो पाई बॉन्ड टोटल कितने होंगे? 3। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट वाले को, इसको एक्सपेंड करके देखेंगे, तो ये CH2 है, फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन की तो 4 वैसे ही पूरी होगी, कोई हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ इसके साथ, फिर H लगा C है, फिर CH3 है। काउंट करो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 तो ये हो गए टोटल, एक 5, एक ये 6, एक 7 और 2 9, तो सिग्मा हो गए, सिग्मा बॉन्ड 9 है, और पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 और 1 2, डबल बॉन्ड है ना 2, तो 2 ही पाई बॉन्ड है। यस, क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. है ना, सिंपल था। तो बस ऐसे सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इन्होंने वो कैलकुलेट भी करके दिखा रखे हैं, कौन सा कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ द हाइब्रिडेशन ऑफ ईच ऑफ द कंपाउंड। हाइब्रिडेशन बतानी है, सारे सिंगल बॉन्ड है, CH4, बस 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है, और 1 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। सारे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 हैं। लोन पेयर कितने हैं? 0 हैं। तो क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3। नेक्स्ट वाले में देखो, अब ये क्या दे रखा पता है? एसीटोन का स्ट्रक्चर दे रखा है, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। अभी अभी हमने एसीटोन किया था, ये वही वाला, ठीक है। ईच कार्बन, हर कार्बन की बताने, तो देखो भाई इसके 3 तो हाइड्रोजन जुड़े, 1 ही रहा, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या आएगी? sp3। इसमें भी 4 है, इसकी भी sp3। बीच वाले कार्बन में 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर है नहीं, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगी? sp2, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. अब देखो CH3CN में, तो देखो 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इसे एक्सपेंड करके ऐसे बना दो, फिर कार्बन लगा हुआ है, उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, तो इस कार्बन के तो चारों बॉन्ड सिग्मा है, इसकी तो हाइब्रिडेशन होगी sp3। इस कार्बन के साथ सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, 2 तो पाई बॉन्ड है, sp हाइब्रिडेशन। यस, क्लियर हो गया ये?
Yes, sir. है ना। नेक्स्ट देखो HCONH3, तो C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन अगर ऐसे लगा तो ऐसा डबल बॉन्ड ही होता है, फिर NH2 है, तो हमें तो सिर्फ कार्बन की हाइब्रिडेशन देखनी है ना। कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड 3 है, एक पाई बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। अब ये E वाला आप लोग कर सकते हैं। देखो इस कार्बन की आएगी sp3, क्यों, 3 हाइड्रोजन सीधा दिखाई दे रहे हैं, चौथा इस कार्बन के साथ बॉन्ड आ जाएगा। इस कार्बन का एक बॉन्ड इसके साथ है, एक हाइड्रोजन के साथ है, एक डबल बॉन्ड में यानी 3 है इसके पास सिग्मा बॉन्ड, इसकी sp2 एक डबल बॉन्ड है, इस कार्बन की भी sp2 एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ है। समझ में आ रहा है सबको। हाँ जी सर। इस कार्बन की साइनाइड वाला CN साइनाइड वाला कार्बन होता है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ हमने दिखाया था, इसको आप एक्सपेंड करके बना भी सकते हैं, इसकी आएगी sp, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ, और सिंगल बॉन्ड किसके साथ, इस कार्बन के साथ सिंगल बनाएगा, ये वाला हाइड्रोजन बीच में नहीं होगा, यानी 2 ही सिंगल बॉन्ड है इसके, sp, सिग्मा बॉन्ड ओनली 2 है। क्लियर है, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन सारी लिख रखी है, sp3 sp2 जो भी है, एवरीथिंग एल्स। नेक्स्ट देखो, राइट द स्टेट ऑफ द हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड शेप्स ऑफ द ईच ऑर्बिटल और शेप ऑफ द ईच मॉलिक्यूल। स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन और शेप भी बतानी है, शेप मॉलिक्यूल। तो हाइब्रिडेशन की स्टेट ये देखो भाई, ये क्या है, C डबल बॉन्ड O है, इधर H है, इधर H है, क्या होगा इसका शेप, इसकी शेप कैसी होने वाली बताया कोई, ट्राइएंगुलर शेप होने वाली इसकी, मैक्सिमम डिस्टेंस रखेंगे ये लोग, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन हमें पता ही है sp2 होने वाली है, क्यों, sp3 नहीं हो सकती, 3 ही है, 2 सिग्मा इधर है, एक ये रहा, तो ये हाइब्रिडेशन ये होगी। और शेप कैसी हो जाएगी, ट्राइएंगुलर प्लेनर, ट्राइएंगुलर प्लेनर। हाँ भाई, क्लियर है ये बेटा सबको। Yes, sir. दैट्स इट। आगे देखो CH3F, ये क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल शेप होगी, सीधी सी Yes. बात है ना, क्योंकि कार्बन एक फ्लोरीन लगा दो, हालांकि फ्लोरीन थोड़ा सा ज्यादा रिपेल करेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो टेट्राहेड्रल थोड़ा सा डिस्टोर्ट हो जाएगी, थोड़ी सी खराब हो जाएगी ये शेप, है ना। तो टेट्राहेड्रल को हम डिस्टोर्टेड बोलेंगे, क्योंकि सारे एटम एक जैसे नहीं है, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो टेट्राहेड्रल शेप होती है उसकी। इसमें क्या होगा, ये तो लीनियर है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, लीनियर शेप रहेगी, लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन sp, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर है बेटा सबको। Yes, sir. है ना, सिंपल क्वेश्चंस है, नथिंग स्पेशल इन दिस। तो यहाँ उन्होंने वही चीज दिखा रखी है भी, टेट्राहेड्रल, इन्होंने यहाँ टेट्राहेड्रल दिखाया, मैंने उसको डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल लिखा है, याद रख लेना, डिस्टोर्टेड है वो, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट देखो, इन सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, पता है भाई, पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग करता है, ये सब हम कर चुके हैं, याद है ना। नेसेसरी फॉर प्रॉपर साइडवेज ओवरलैपिंग के लिए p ऑर्बिटल्स ऐसा करते हैं, यही चीज बता रखी है, ठीक है। ये सारी कहानी जो है, p ऑर्बिटल म्यूचुअली पैरेलल होते हैं, ये सारी कहानी आप लोगों को आती आई थिंक, है ना। मैं इसको स्लाइड में से हटा दूं, ऐसा कोई फायदा नहीं है। पाई बॉन्ड बनाने आते हैं सबको। Yes, sir. डायग्राम दिखा देता हूं, ठीक है। ये होता है p ऑर्बिटल, ये दूसरा p ऑर्बिटल कार्बन का, जब डबल बॉन्ड बनाते हैं ये दोनों साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं, यही होता है पाई बॉन्ड। अगर किसी को रिमाइंड नहीं है, दैट इज पाई बॉन्ड, है ना। ये है भाई पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, दैट्स इट, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। रीड करने वाला मैटर है, आप रीड कर सकते हैं, नथिंग स्पेशल, इजीली डोनेट हो सकता है। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रक्चरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो भी, कंप्लीट कंडेंस्ड फॉर्मूला है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये सब ना बहुत रद्दी सी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो कंप्लीट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जब मैं आपको बताऊंगा, जब आपको करवाएंगे, तो आपको सीधा सीधा अपने आप आ जाएगा वो, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको लिख के बताऊंगा, आपको सीधा समझ में आएगा, थ्योरेटिकली जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना सबको,
ठीक है, और ये दोबारा कर कभी दिया गया। बोर्ड में भी यूज नहीं होता है, तो ये आप ये कहीं इसकी थ्योरी के चक्कर में पड़ जाओगी, पढ़ के बताऊंगा, है ना, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, नहीं सर, हम सर डीबीएससी में एक्सीलेंसी है ना। बोर्ड में आ सकता है। अरे फिर भी बेटा आप खुद ही लिख लोगे, देखो कंप्लीट कंडेंस्ड फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, तो वो उसमें क्या फर्क होता है, जब डायग्राम करोगे तो वो देखना जरा, ये रहेगा ओके डायग्राम, ठीक है। ये है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, एक बॉन्ड जो है वो एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है, बॉन्ड लाइन, समझ में आ गया। CH3 तीन हाइड्रोजन इधर जोड़ दिए, तीन हाइड्रोजन इधर जोड़ दिए, चौथा बॉन्ड कार्बन कार्बन का आपस में बना दिया, इथेन बन गया। यस क्लियर है ये बात, हाँ जी सर। है ना। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने पढ़े हैं पहले, Yes, sir. है ना। तो ये कुछ वैसा है। नेमिंग कर रखी है आप लोगों ने क्या, मैं आपको नेमिंग करवाऊंगा इस लेक्चर के बाद में, सबसे पहले ऑर्गेनिक को करिए थोड़ी। कर रखी है थोड़ी बहुत, Yes, sir. 10th में करेंगे। 10th में की थी, तो आप मतलब कुछ कुछ तो ये नेम आते हैं, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा ब्रॉड लेवल पर इनको करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो इथेन, दो कार्बन की चेन को इथेन बोलते हैं, अगर सारे सिंगल बॉन्ड हो। अगर डबल बॉन्ड हो तो कार्बन के ये डबल बॉन्ड है, ये CH2 लग गया, CH2 लग गया, तो ये हो गया इथीन, इन लगेगा तो डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन, YNE लगाओ तो ट्रिपल बॉन्ड। यस ये पता है सबको, Yes, sir. इन आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और एन होता है सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली। हाइड्रोजन के साथ वो सिंगल ही बनाएगा, डबल नहीं बना सकता, कार्बन के साथ वो डबल या ट्रिपल बना सकता। अब मैथेनॉल देखो भी, OH लग गया, CH3 के साथ अगर OH लगा दोगे तो ये मैथेनॉल बन गया। ये सारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है जो आपको दिखाया जा रहा है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है, कंडेंस का मतलब इसको इकट्ठा लिख दिया, CH3 लो बन गया। अब इसको और भी इकट्ठा करना हो तो क्या करें, C2H6, ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसको क्या करें, C2H4, इसको क्या करें, C2H2, और इसको क्या करें, इसको CH3OH लिखेंगे। इसे आप ऐसे मत लिखना कि CH4O, ये गलत है, क्योंकि OH ग्रुप आपको दिखाना पड़ेगा। यस क्लियर है बेटा। Yes, sir. तो ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब आपको देखो, देख के समझ में आ गया होगा कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है, और स्ट्रक्चरल मतलब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है, ओपन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जिसको एक्सपेंड करके, है ना। तो इसलिए बोल रहा था ये सारी थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ देखिए भाई, अभी ये थोड़ा सा कंडेंस कर दिया इन्होंने, CH3 थोड़ा सा कंडेंस किया, इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 थोड़ा, वो इसको भी कंडेंस करा। फुल कंडेंस्ड क्या होता है, इसको जब मैं C2H6 लिखूंगा, इसको जब मैं C2H4 लिखूंगा, इसको जब मैं C2H2 लिखूंगा, तो ये फुल कंडेंस्ड फॉर्मूला है, ठीक है ना। हमने पीछे वो लिखा था, और इसको कंडेंस नहीं कर सकते, इसे CH4O नहीं लिख सकते, क्योंकि CH4 तो मीथेन होता है। फिर आप वैलेंसी कैसे डिटरमाइन करोगे, ऑक्सीजन कहाँ जुड़ा हुआ है, समझ में ही नहीं आएगा आपको, है ना। तो इस वजह से इसके अंदर ग्रुप को दिखाना ही पड़ता है। यस बेटा क्लियर है, Yes, sir. है ना। चलिए फिर आगे देखो, अब अनदर वे रिप्रेजेंटिंग का हम कुछ इस तरह से इसका नाम भी दे सकते हैं भाई, ठीक है, 3-मिथाइल ऑक्टेन। 3-मिथाइल ऑक्टेन, जब ये चीज करेंगे, कार्बन कार्बन चेन को जिग जैग फैशन में भी जोड़ सकते हैं। जिग जैग में कैसे जोड़ते हैं वो आगे आएगा, ये नाम तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, नो वरी, ठीक है, पहले नेमिंग ही उठाएंगे, चिंता मत कीजिए। जैसे 3-मिथाइल मिथाइल ऑक्टेन को लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, देखो भाई, 3-मिथाइल ऑक्टेन, ऑक्टेन 1 2 3, मैं चलो नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन है जो स्ट्रेट है, और उसमें एक ब्रांच आ गई CH3 की, तीसरे नंबर पर ब्रांच है। आप इधर से अगर काउंटिंग करोगे 1 2 3 करके, तो इस ब्रांच को नाम दूर हो जाएगा, हम नियरेस्ट नेम देते होते हैं ब्रांच को, जो सबसे नजदीकी हो, उधर से करोगे तो दूर पड़ेगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर पड़ेगा, तो इसकी बजाय हम उसको नियरेस्ट नेम देते हैं, तो इसलिए वो तीसरे नंबर वाला ही बनेगा। तो यहाँ आ गई ब्रांचिंग, ये बात समझ में आ गई बेटा सबको, Yes, sir. है ना। अब आप इन CH3 को एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो। अब इसके बाद थर्ड हो गया, तो 3 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 को मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। नेमिंग में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल जस्ट इसको समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि पहले नेमिंग करेंगे, फिर उसके बाद में मिथाइल, फिर ऑक्टेन, 8 कार्बन की चेन है, ऑक्टेन लिख दिया इसको,
अब इसे एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता है कार्बन और हाइड्रोजन की जोड़ी तो मस्त वाली जोड़ी होती है, ये तो अलग हो ही नहीं सकते। तो जनरली हम कार्बन के साथ अगर कुछ और जुड़ा है वो दिखाते हैं, ना कार्बन को दिखाते हैं ना हाइड्रोजन को दिखाते हैं, वो डिफॉल्ट में होता है। तो कैसे दिखाते हैं वो देखिए, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर तो कार्बन है, टर्मिनल कार्बन है, जहां पर लाइन मुड़ रही है तो वो भी कार्बन है, ये सारे कार्बन है, जहां पे भी लाइन बेंड हो रही है तो हम जिग जैग ऐसे करके बना दें तो ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गए। इसको काउंट करना ना बड़ा मुश्किल होता है शुरू में, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, बना बना के देखिएगा, तब जाके आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट होंगे। बड़ों से भी गलती हो जाती है इसमें, हमसे भी गलती हो जाती है क्योंकि हम कई बार ध्यान नहीं दे पाते ना भी कितने कार्बन थे जिग जैग लाइन में, तो इसको ध्यान से काउंट करना होता है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मुझे अगर बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब देखो सही बने 1 2 3 4 5 6 7 8, सही बन गए। आप बनाओगे शायद नहीं बनेंगे, क्यों पता है, पहली बार में नहीं बनेंगे। देखो मैंने क्या किया, 1 जहां से स्टार्ट किया उसको 1 लिया, फिर 2 3 4 5 6 7 8, सही बनेगा। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम ऐसे 1 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 9 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि मैंने 8 ही गिने। समझ गए ना बेटा? Yes, sir. गिनते टाइम ध्यान रखना है, हर कॉर्नर का मतलब होता है कार्बन, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, हर जगह पे कार्बन है। अब इनकी वैलेंसियां बाकी की हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो, ये वाला भी कार्बन ही है, तो यहाँ क्या लगेगा, एक बॉन्ड तो बन गया तो 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ 2 बॉन्ड बना रखे हैं इस कार्बन ने तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसने भी 2 बना रखे हैं, 2 इसने भी 2 2, इसके 3 बनेंगे, इसके साथ भी 2 लगेंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, CH3। बस ऐसे करके भी हम इसको दिखाते हैं जिग जैग लाइन से। क्यों जिग जैग से क्यों दिखाते हैं, अब रीजन देखो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ोगे तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर टाइप का बन जाएगा, तो इसलिए कार्बन कार्बन से टेट्राहेड्रली, एक दूसरे से टेट्राहेड्रली जुड़ा होता है, तो ये इसलिए ऐसा दिखाया जाता है। क्लियर है? इसको सीधा सीधा सीधी जिग जैग लाइन वाला फॉर्मूला भी बोलते हैं, और इसका मतलब ये कंपाउंड है। अगर मैं ऐसा लिखूं M, मेरा नाम है मंजीत भारद्वाज, तो M भी एक्चुअल में ऑर्गेनिक में अगर मैं ऐसे करके लिख देता हूं M, तो ये M नहीं है, ये क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो ये पेंटेन है ना, पेंटेन। इंग्लिश के लेटर M का मतलब है पेंटेन, समझ गए? N लिखोगे, सर ये कैसे पता लगेगा कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, मतलब अगर सिंगल लाइन चाहिए तो सिंगल बॉन्ड ही देखिए नहीं बताता हूँ, अगर आपको डबल बनाना है तो यहाँ पे डबल बना दो, बस ऐसे। ट्रिपल बनाना है यहीं पे ट्रिपल बना दो, लेकिन याद रखना जब डबल बनाओगे तो ये कार्बन जो है इसके टोटल 3 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ सिर्फ एक एच आएगा। अब इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड हो गए तो सिर्फ एक एच आएगा, पहले हम यहीं पे 2 एच लगा रहे थे, इसके साथ 2 एच लग रहे थे, तो अब हम कहेंगे सर ये तो इनको बताना चाहिए है ना, ये नहीं बताएंगे, ये कहते हैं कि कार्बन बाकी के डबल बॉन्ड हमने दिखा दिया, बाकी के बचे हुए सारे हाइड्रोजन है, डिफॉल्ट में हाइड्रोजन है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। यस, गॉट इट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जी तो वो इस तरह से काम करता है कि हाइड्रोजन कभी नहीं दिखाई जाएगी, कॉर्नर्स का मतलब कार्बन होगा, कार्बन किसी और चीज से जुड़ा हुआ है, मान लो कि मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, तो यहाँ मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, तो इसका मतलब इस कार्बन साथ एक क्लोरीन लगी हुई है, दोनों तरफ कार्बन लगे हुए, तो 3 वैलेंसी तो पूरी होगी, तो बाकी एक हाइड्रोजन है इसके पास भाई, दिखाएगा नहीं, एक ही हाइड्रोजन है, तो हम उसको डिफॉल्ट में मान लेते हैं कि बचे हुए बाकी सब हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मैनी डिफरेंट साइक्लिक कंपाउंड्स ओक्योर होते हैं, तो साइक्लिक कंपाउंड भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से दिखाए जा सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये साइक्लिक कंपाउंड, तो अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, ट्राइएंगुलर रिंग है, ट्राइगोनल, तो ये ट्रायंगल, सीधा ट्रायंगल दिखा दो, ये ट्रायंगल एक्चुअल में क्या है, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन था, ये 3 कार्बन की चेन को प्रोपेन बोलते हैं, साइक्लो लगा दिया तो साइक्लोप्रोपेन, तो देखो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हैं, एक इधर से एक इधर से, तो 2 ही हाइड्रोजन लगेंगे, इसके भी 2 पूरे हैं, 2 ही हाइड्रोजन लगेंगे, इसके भी 2 पूरे हैं, तो बाकी की 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होगी। CH2 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 साइक्लिक रिंग में है, साइक्लोप्रोपेन। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. ये बना के देखिएगा, पेंटागनल रिंग में भी सारे CH2 होंगे, ऑब्वियस है, पेंटागनल रिंग तो हर कार्बन, ये कॉर्नर कार्बन होते हैं, तो सबकी वैलेंसियां 2 2 पूरी हैं, तो सबके साथ CH2 CH2 लगेगा।
ठीक है, सबके सब CH2 है। आगे देखिए ये हो गया साइक्लोपेंटेन, साइक्लिक है, पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट देखो साइक्लोहेक्सेन बन गया, लेकिन यहाँ एक क्लोरीन लगा हुआ है, ध्यान देना, सारे H नहीं है, देखो ये रहा, है ना। तो क्या करें, यहाँ इस कॉर्नर पे क्लोरीन, एक क्लोरीन आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, तो बाकी एक हाइड्रोजन होगा, हमें डिफॉल्ट में पता है इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे, डिफॉल्ट में पता है इसके पास भी 2 हाइड्रोजन। आप बीच में कार्बन ना दिखाइए, भले डायरेक्ट ऐसे भी दिखा सकते हैं, हमारी जरूरत के हिसाब से हम एटम्स को शो कर सकते हैं, जरूरत नहीं है तो उनको गायब कर सकते हैं, लेकिन आप इस क्लोरीन को गायब नहीं कर सकते, समझ गए ना। तो इस क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है ये, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन की चेन, क्लोरो मतलब क्लोरीन जुड़ा है, साइक्लो क्लोरीन कहाँ जोड़े, कौन सी पोजीशन पे, और तो कुछ लगा ही नहीं, आप यहाँ क्लोरीन लगा दो, बात तो एक ही है, यहाँ लगा दो, बात तो एक ही है। क्यों भाई, ये मॉलिक्यूल को घुमा भी तो सकते हो ना आप, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, घुमा के रख दिया तो क्लोरीन इधर आ जाएगा, और घुमा दिया इधर आ जाएगा, और घुमा दिया, मॉलिक्यूल तो वही रहने वाला है, इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, यस और नॉट, समझ में आ गया। तो पहली पोजीशन पर अगर कोई एक ही चीज लगी हुई तो उसको कहीं पे भी दिखा दो, 2 लगी हैं तो मैं अल्टरनेट पोजीशन देखना होता है कि वो पहले पे, मान लो मैंने 2 लगा दिया, कुछ यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, अब आपको पोजीशन डिफाइन करना, अब आप अपनी मर्जी से यहाँ से ब्रोमीन हटा के यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई बीच में गैप पड़ गया, अब इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल बदल जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, इसलिए वो जहां लगा उसे वहीं शो करना है। इसके रिस्पेक्ट में अगर ये 1 है तो ये 2 है विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, या फिर ब्रोमीन को हम पहली प्रायोरिटी दे देते तो ये 2, मतलब विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन और ब्रोमीन ये 1 2 पर है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि ये यहाँ जुड़ा हुआ है तो ब्रोमीन 1 2 3, अगर ब्रोमीन को हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं तो ये 3rd पोजीशन पर है। अगर मैं ये कहूँ कि ब्रोमीन यहाँ लगा दूं या फिर मैं ब्रोमीन यहाँ लगा दूं, तब तो एक ही बात हुई ना, फिर कोई दिक्कत नहीं कि इसके अगेंस्ट वो 2nd पर है, इधर से भी 2nd पर है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये पोजीशन तो चेंज कर सकते हो, समझ गए बेटा, यस, क्लियर है सबको, आगे बढ़े, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है, ड्रा ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फार्मूला बनाना इन देयर कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो कंडेंस्ड फार्मूला, इसका कंडेंस्ड फार्मूला कैसे बना सकते हैं भाई, देखो जरा, CH3 CH2 इनको मिक्स कर सकते हैं, यानी कि हम C2H5 लिख सकते हैं, CO को C डबल बॉन्ड होता है तो ये CO को O ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद CH2 CH3 यानी इसे भी C2H5 लिख सकते हैं, ये कंडेंस्ड फार्मूला ऐसे दिखाया जा सकता है, क्लियर है। Yes, sir. इसको कैसे दिखाएं, तो देखो इसे C2H3 अगर दिखा सकते हो क्या, C2 नहीं दिखा सकते, C2H4 अगर दिखाओगे, फिर आप इसको अकेला CH कैसे दिखाओगे, इसके साथ डबल बॉन्ड है, किसके साथ डबल बॉन्ड है, इसको ऐसे शो करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसे कैसे शो करें, फिर CH2 twice 3 CH3, ये ऐसे ही ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, ये इसका कंडेंस्ड फार्मूला है, समझ में आया। अब इनको इन्होंने बोला था कि आगे इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बनाइए, तो हमने कंडेंस्ड, इसका तो कंडेंस्ड कुछ बन सकता है, इसका कंडेंस्ड नहीं बनेगा, पर इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखो कैसे बना रहे हैं। इसको ओपन करके रख दिया, C डबल बॉन्ड हो, तो ये देखो CH2, ये रहा CH2, CH3 ये रहा CH3, CH2 ये रहा CH2, CH3 ये रहा CH3, ठीक है, बीच में CO है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट वाला जो दे रखा था उसको भी देखो, इस कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अब ये हाइड्रोजन ऊपर नीचे लगाने जरूरी है क्या, इस हाइड्रोजन को यहाँ भी दिखा सकते हो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया। Yes, sir. है ना, तो मतलब ये नहीं है कि आप हाइड्रोजन इन्होंने ऊपर नीचे दिखाई तो हमें भी ऊपर नीचे दिखानी, आप ऊपर भी दिखा दो और इसको नीचे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी दिखा सकते। तो ये भी देखो CH2 थ्राइस, 3 CH2 लगे होंगे, तो देखो CH2 CH2 CH2, फिर एक CH3 है, फिर एक CH3 है, तो इसने बार बार CH2 को रिपीट करने की बजाय उसको ब्रैकेट में लिख दिया ऐसे, CH2 थ्राइस, तो CH2 3 बार, है ना, ऐसे भी दिखा सकते हैं। इधर CH था, ये अकेला CH है, ये CH है, ये भी CH है, और ये CH3 ये CH3, क्लियर, समझ में आ गया। ये लिख लिख के देखना है सबको, तभी ये फॉर्मूलाज आएंगे, ये लिख कर देखिए, आज प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेमिंग शुरू कर देंगे, इसी के बेस पर नेमिंग होने वाली, इनको एक्सपेंड करके लिखना तो आना चाहिए, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, है ना, कंडेंस करना भी आना चाहिए कि इसको CH3 लिखेंगे, ये CH3 है, ये रहा CH3, इसको देख के इसकी पहचान आनी चाहिए। और जनरली बता देता हूं
कि इस फॉर्मूले से जब कोई बात नहीं बनती तो हम इसको इसमें रिप्रेजेंट करके ही, एक्सपेंड करके ही देखते हैं कि ये क्या चीज है। जब हमें समझ में नहीं आती तो उसके पूरे रूप को बड़ा करके देखते हैं, ठीक है, वैसा कुछ। आगे देखिए भी क्वेश्चन एक और दे रखा है, ईच फॉर्मिंग कंडेंस्ड फॉर्मूला बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये देखो यहाँ पर भी ए और बी, कंडेंस्ड फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला उल्टा सीधा बनाना है इसका हमें फॉर्मूला वो बॉन्ड लाइन बनाना है, इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाना है। तो CN CH OH कैसे लिखें इसे, CN लिख दें, फिर इसके बाद CH और OH लगा देते हैं, उसके बाद में फिर से CN लिख देते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, ये लाइन दिखा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आ गया ये। और उसको ओपन करके भी लिख सकते हो कंडेंस्ड फॉर्मूला। इन्होंने उसको कंडेंस्ड फॉर्मूला देखो, अब इन्होंने एक और तरीके से बनाया, इसको कंडेंस्ड और कर दिया। इसका देखो जो मैं बोल रहा था कि CN, हम CN लगाएंगे, फिर CHOH लगा देंगे, फिर से CN लगा देंगे। इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से और ज्यादा कंडेंस्ड कैसे करते हैं, CN 2 बार लगा है, किसके साथ लगा हुआ है, CH के साथ 2 बार लगा हुआ है, और इसी CH के साथ में OH भी लगा हुआ है, तो OH भी लगा दो। यस, क्लियर है? यस सर। है ना, ये वैसे भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें जब आप नेमिंग में प्रैक्टिस करेंगे ना, सब चीजें आ जाएंगी, चिंता मत कीजिएगा, बार बार आएंगी। तो बहुत आसान चीज है। अभी अगर आपको मुश्किल लग रही है तो इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, नेमिंग में फिर इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत कम फील होगी, आपको जल्दी समझ में आएगा, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देखिए भाई, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है, वही ये कार्बन, इसके साथ OH लगा है, ठीक है, 3 बॉन्ड पूरे हो चुके तो एक H भी लगा होगा, ये साइनाइड दोनों लगे हुए हैं, CN। सेम ऊपर वाले का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, तो ये तो बिल्कुल आसान ही है, ये आपको पता है, ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। ये कार्बन है, 3 बॉन्ड पूरे हो गए तो एक H लगा होगा, ये कार्बन एक H लगा होगा, ये कार्बन 2 H लगे होंगे, ये कार्बन 2 H लगे होंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड पूरे हैं, ये कार्बन 2 H लगे होंगे। ऐसे करके इनके बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज आपको प्रैक्टिस करने हैं। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। आसान चीज है, कुछ भी नहीं है, जनरल चीजें कर रहे हैं। ड्रा द एक्सपेंड द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला शोइंग द कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें साइड कार्बन और हाइड्रोजन बतानी आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से, ठीक है, एक्सपेंड करके लिखना है। तो ये देखो, ये रहा सॉल्यूशन पहले का, ठीक है, ये था हमारे पास ये, ठीक है। तो इसका A का सॉल्यूशन देखिए जरा, ये रहा वो कार्बन जिसके साथ यहाँ CH3 और H लगा, और ये सब कर सकते हो आसानी से। यस सर। देखो ये क्या था, 6 कार्बन की चेन बना दी, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर एक कार्बन था जिसके पास में CH3 इधर लगा दिया, CH3 इधर लगा दिया, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये सारे कार्बन है, इन सब के साथ 2 H है, CH2 आप ऐसा भी लिख सकते हैं CH2, लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए आप CH2 को ऐसे करके एक्सपेंड करके लिखें, ज्यादा बेटर है। अब देखो इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो रही है, तो चौथी यहाँ से हो जाएगी, H लगेगा, इसकी भी 3 है, बीच वाले कार्बन, ये भी तो कार्बन है ना, इसके साथ एक H और लग जाएगा। देखो इसके साथ भी इसमें एक H दिखा रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये वाला H, क्लियर है? यस सर। तो ऐसे करके सिंपली हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर सेकंड वाला जो B था वो तो बिल्कुल आसान था, CH3 लास्ट वाले कार्बन, बीच वाले सारे कार्बन CH2 इस तरह से जुड़ेंगे। और ये मुझे लग रहा है आपने 10th क्लास में भी कर रखा है ना, ये वाला तो कर रखा है कम से कम। यस सर। तो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होगी, इसकी एक कार्बन से उसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, बाकी सब CH2 OH लगा इसका, फिर CH3, है ना, सेम ये वाला। तो ये सारे कंपाउंड्स आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। आज के चैप्टर, आज के लेसन के लिए इतना ही करेंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कैसे बनाता है, क्या करता है, वो सब आपने सीख लिया। अब इसके बाद हम नेमिंग को स्टार्ट करेंगे कि कार्बन में नेमिंग कैसे दी जाती है, किसको कौन सा नाम दिया जाता है, ठीक है। तो नेमिंग करेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, 4-5 लेक्चर लगेंगे नेमिंग के, आपकी नेमिंग हो जाएगी कंप्लीट 4-5 लेक्चर्स में। मैंने उस नेमिंग को बहुत डीपली स्टडी करके, बता रहा हूँ, कम प्रैक्टिस में ज्यादा मटेरियल को डाल रखा है। तो आपको जो भी मैं मॉलिक्यूल करवाऊंगा, हर मॉलिक्यूल को 10-10 मॉलिक्यूल बना के देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप नेमिंग पर 10 दिन लगाएंगे तो भाई 10 दिन लगाने का मतलब 2-3, एक हफ्ते में 4 लेक्चर होते हैं, तो 3 हफ्ते निकल गए, 20-21 दिन निकल जाएंगे।
उसको अगर मैं 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो आपको सिलेबस सब कुछ आ जाएगा उसमें, बट उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। यहाँ जैसे अभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे ना इन चीजों की, वैसी प्रैक्टिस, सिंपल वाली प्रैक्टिस, तो आप घर पर बैठ के हर एक मॉलिक्यूल के 10-10 मॉलिक्यूल बनाना, और उसमें कुछ भी मिस नहीं किया। बहुत गौर से मैंने वो स्लाइडें इकट्ठा की थी, बहुत गौर से वो स्लाइडें बनाई थी, बहुत ध्यान रख कर कि कुछ भी मिस ना हो नेमिंग का, तो वैसा कुछ करके आपको ध्यान रखना। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो आज के लेक्चर के लिए इतना जनरल लेक्चर है, जस्ट गो थ्रू इट। बहुत कुछ इसमें कुछ भी याद करने लायक नहीं, बस ये स्ट्रक्चर बना के देख लेना एक बार, हाथ आपका साफ हो जाए, याद करने सर एक लायक। डाउट था, क्या बेटा? सर एक डाउट था, वैसे जब आप ऑफ रिकॉर्डिंग करोगे तो मैं तब पूछूंगा वैसे। अभी पूछ लो, कोई बात नहीं, चलो सर रिकॉर्डिंग। जैसे एनसीईआरटी में एनसीईआरटी कर रहा हूँ, तो जो हमें स्कूल से मॉड्यूल्स मिल रखी है ना, उसके अंदर ना जैसे मैं अभी केमिस्ट्री की बात कर लूँ, मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की, मैथ की तो इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, तो केमिस्ट्री का कोई एक टॉपिक है, जैसे हम मान लेते हैं कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं एनर्जी की क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो उसमें 15-16 एनर्जी की क्वेश्चन है, तो 15-16 रेडबर्ग कांस्टेंट के हैं, उसके 15-16 ऐसे है। तो मेरे को पहले मॉड्यूल सॉल्व करनी चाहिए फिर मैं एनसीईआरटी करूँ, या फिर पहले एनसीईआरटी करनी चाहिए फिर मॉड्यूल करूँ? पहले एनसीईआरटी करो उसके बाद मॉड्यूल करो, बेस्ट तरीका, क्योंकि मॉड्यूल में जो करोगे वो तो कर ही रहे हो, लेकिन एनसीईआरटी क्या है कि सारे क्वेश्चंस को अलग अलग करके शफल करके आपके दिमाग में घुसा देती है, उसके बाद मॉड्यूल में वही क्वेश्चन आसान लगते हैं। मॉड्यूल करने के बाद एनसीईआरटी मुश्किल लगती है इंसान को, क्योंकि मॉड्यूल में एक ही तरह के सारे क्वेश्चन एक जगह पे दिए होते हैं। यस क्लियर है ना? तो वैसे करके ठीक है, तो कुछ ऐसे करके आप करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चलो भाई मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी और का कोई और डाउट भी हो तो आप पूछ सकते हैं।